नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। बंगाल में बड़ा हादसा। रोहतक में हिमांशु मर्डर मामला, आईजी के आश्वासन पर माने ग्रामीण। 29 अगस्त तक दिया समय, कंकाल का होगा डीएनए टेस्ट। 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। 2 से ज्यादा बार जीत चुके सांसद संगठन में भेजे जाएंगे। राज्यसभा में 80% एक्सपर्ट्स को मौका। लोगों द्वारा पैसे वापस नहीं करने पर व्यापारी ने फंदा लगा जान दी, सुसाइड नोट में लिखे नाम। बेरहम दादी ने 3 माह की पोती को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला, मामूली बात पर हुआ विवाद। सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे डीजीपी शत्रुजीत कपूर। नूह ब्रजमंडल यात्रा व कानून व्यवस्था को लेकर हो सकती है चर्चा। नूह में धारा 144, बीएचपी बोली हर जिले में निकलेगी यात्रा। सीएम बोले इजाजत नहीं, घर के करीब मंदिर में पूजा करें। संस्कृति व खेलों की पहचान बन चुका पंचकूला, अब बनेगा नशा मुक्त हरियाणा का प्रतीक, सीएम मनोहर लाल। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के बाद रामास्वामी पहली पसंद। भारतवंशी कैंडिडेट बोले मैं हिंदू हूं, दूसरों की धार्मिक आजादी की रक्षा कर सकता हूं। महम में 7 साल देखने से लाचार महिला को अभी तक नहीं मिली है दिव्यांग पेंशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रिपब्लिकन पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारतवंशी विवेक गणपति रामास्वामी उम्र 38 साल कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पार्टी में उम्मीदवारी की दौड़ में दूसरे नंबर पर चल रहे रामास्वामी पहले हिंदू उम्मीदवार हैं। उन्हें अपनी हिंदू आस्था और पहचान के बारे में गर्व है। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के बाद रामास्वामी अमेरिकियों की पहली पसंद बने हैं। भारतवंशी उम्मीदवार रामास्वामी ने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं हिंदू हूं और दूसरों की धार्मिक आज़ादी की रक्षा कर सकता हूं। उन्होंने कहा मेरा मानना है कि भारत और अमेरिका सहज साथी नेचुरल अलायंस हैं। अमेरिका इतिहास के अहम दौर से गुजर रहा है। हमें सबसे बड़ा खतरा कम्युनिस्ट चीन से है। अब कोल्ड वॉर वाली दुनिया नहीं है। सोवियत संघ भले खत्म हो गया लेकिन चीन अब तक कायम है। अब समय आ गया है कि अमेरिका चीन से अपनी निर्भरता की आज़ादी का ऐलान करे। अमेरिका को भारत सहित जापान और दक्षिण कोरिया पर आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता बढ़ानी चाहिए। ये भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। पीएम मोदी की सफल अमेरिका यात्रा से मैं खुश हूँ। बतौर राष्ट्रपति मैं भारत के साथ नए आयामों को खोलूंगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद मेवात से बाहर के हिंदू समाज को वहां न बुलाकर संपूर्ण प्रदेश के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर रही है। उसी दिन प्रदेश के हर प्रखंड में एक शिव मंदिर में दोपहर 11 बजे सामूहिक जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा। नूह में 28 अगस्त को दोबारा जलाभिषेक यात्रा निकालने के लिए हरियाणा सरकार ने अनुमति नहीं दी है। हालांकि कुछ संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगस्त महीने की शुरुआत में नूह में जिस तरह की घटना हुई है उसे देखते हुए ये सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। हमारी पुलिस और प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि लोग यात्रा ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने के बजाय पास के मंदिरों में जाएं और पूजा करें। यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं क्योंकि ये सावन का महीना है। नूह में 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। वहीं जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। उधर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने नल्हड़ में होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर रणनीति बदल ली है। अब प्रदेश के हर जिले में यात्रा निकाली जाएगी, इनमें नूह भी शामिल है। नूह के नल्हड़ में भारी संख्या में पहुंचने के बजाय हर जिले में लोग निर्धारित स्थल पर शामिल होंगे। डीजीपी ने कहा कि नूह प्रशासन ने 3 से 7 सितंबर तक नूह में होने वाली G20 की बैठक और 31 जुलाई को हुई घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजकों को अनुमति देने से इनकार किया है। बावजूद इसके कुछ ऐसे इनपुट हैं कि कुछ संगठन लोगों को 28 अगस्त को नूह पहुंचने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।
जहां तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहां घटनाक्रम हुआ है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा न करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि एक महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। रोहतक के लाखन माजरा निवासी युवक हिमांशु के अपहरण व हत्या मामले में रविवार को गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध जताया। इस दौरान महम के एमएलए बलराज कुंडू भी ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचे। आईजी ने फोन पर परिजनों से बातचीत की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर निर्णय लिया और पुलिस को मंगलवार तक का समय दे दिया। मंगलवार तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर से रोड जाम या बड़े कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। इधर अब पुलिस मिले कंकाल का डीएनए टेस्ट करवाएगी ताकि ये पता लग सके कि ये कंकाल हिमांशु का है या किसी और का। पुलिस को एक संदेह ये भी है कि कहीं ये कंकाल किसी और का ना हो, इसलिए डीएनए टेस्ट करवा रही है, क्योंकि इतना जल्दी कोई शव कंकाल कैसे बन सकता है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए हिमांशु के परिवार वालों से 22 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद परिवार वाले एसपी से मिले। परिवार वालों की मांग पर मामले की जांच 20 अगस्त को सीआईए को सौंपी गई। इसके बाद 26 अगस्त को हिमांशु का कंकाल सोनीपत जिले में मिला, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लाखन माजरा में जाम लगा दिया और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान महम के विधायक बलराज कुंडू भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया था। रोहतक के लाखन माजरा निवासी हिमांशु के हत्या व अपहरण के मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट ग्रामीणों ने विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने पहले से ही रविवार सुबह तक कार्रवाई नहीं होने के कारण रोड जाम की चेतावनी दे रखी थी। वहीं ग्रामीणों को विरोध को देखते हुए पुलिस ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया और मौके पर महम के विधायक बलराज कुंडू भी पहुंचे। इस दौरान आईजी के आश्वासन के बाद ग्रामीण मंगलवार तक पुलिस को समय देने के लिए राजी हो गए। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया कि मंगलवार तक वे उचित कार्रवाई कर देंगे। डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए सीएम आवास पहुंचे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम मनोहर और डीजीपी की नूह ब्रिजमंडल यात्रा व कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो सकती है। बता दें कि धार्मिक संगठनों द्वारा 28 अगस्त को यात्रा करने की बात कही गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी इजाज़त अभी दी नहीं है। सीएम मनोहर और डीजीपी की नूह ब्रिज मंडल यात्रा व कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। बता दें कि धार्मिक संगठनों द्वारा 28 अगस्त को यात्रा करने की बात कही गई है। हालांकि प्रशासन ने इसकी इजाज़त अभी नहीं दी है। हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल यात्रा की अनुमति को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ब्रिजमंडल शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि फिर भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद नल्हड़ में यात्रा को निकालने की घोषणा की है। ऐसे में सीएम ने रविवार को पंचकूला में आयोजित राहगीरी कार्यक्रम के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यात्रा को मंजूरी नहीं मिली है, पर श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में रविवार को धमाका हुआ। इस विस्फोट में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं और घायलों का इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से कई लोगों की मौत हो गई है। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की सूचना है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि विस्फोट सुबह करीब 10 बजे उस समय हुआ है। धमाके के समय पटाखा फैक्ट्री के अंदर कई मजदूर काम कर रहे थे। घटना कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में दूतापुकर पुलिस थाना क्षेत्र में नीलगंज के मोशपोल इलाके में हुई है। घटना कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में
दूतापुकुर पुलिस थाना क्षेत्र में नीलगंज के मोशपोल इलाके में हुई है। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस समय धमाका हुआ, लोग अपने घरों में थे। तेज आवाज़ सुनकर वे बाहर निकले तो धुएं का गुब्बार देखा। शरीर के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। विस्फोट की तीव्रता इतनी भीषण थी कि कंक्रीट का मकान पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। वहीं 50 मीटर तो कहीं 100 मीटर दूर तक इंसानों के शव गिरते दिखे। पुलिस को सूचना दी गई और टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। पुलिस को बच्ची की मौत की जानकारी मिली तो टीम गांव भदाना में गई। पुलिस ने गांव में पहुंचकर गांव के सरपंच के पति कर्मवीर को मौके पर बुलाया था। तब राजेंद्र ने लिखित में दिया था कि घरेलू झगड़ा होने पर उनकी बेटी जमीन पर गिर गई थी। पुलिस को शिकायत मिलने पर सदर थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गांव भदाना के रहने वाले राजेंद्र ने पुलिस से कहा, इसी 25 अगस्त को 7:30 बजे के करीब ये मजदूरी करके घर पर आया तो पता चला कि घर की बिजली के तार घर वालों ने हटा दिया है। इसके बाद जब बिजली के तार लगाने लगा तो मेरी माता रोशनी भाई जय भगवान व मेरे पिता रमेश ने कहा सुनी कर दी। इसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। इसमें मेरे भाई जय भगवान ने मुझे पकड़ लिया। मेरी पत्नी पूनम को मेरे पापा रमेश ने पकड़ लिया। इसके बाद मेरी पत्नी पूनम की गोद में मेरी 3 माह की लाडली रोमा थी, उससे छीन कर धरती पर पटक पटक कर मार दिया। पुलिस को दी शिकायत में राजेंद्र ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वह अपनी बेटी रोमा को लेकर अस्पताल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यदि वह वापस आए तो तुम दोनों को भी जान से मार डालेंगे। सदर थाना प्रभारी दिलबाग ने कहा कि आरोपितों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। इन सभी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंपापुरी के ढांडी आश्रम के पास रहने वाले एक भैंस व्यापारी ने रावलदी की बड़ी में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फंदे पर लटके मिले सुरेश के कपड़ों से सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें कुछ लोगों पर रुपयों की अदायगी न करने का आरोप है। मृतक का पोस्टमार्टम पुलिस ने रोहतक पीजीआई में करवाया और उसकी पत्नी के बयान पर 9 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को सुरेश की पत्नी कविता ने बताया है कि वो और उसका पति भैंसों की खरीद फरोख्त और दूध बेचने का काम करते हैं। उसका पति कई लोगों से भैंस लेकर आगे अन्य लोगों को बेच चुका है। कविता ने बताया कि कई माह बाद भी कुछ लोगों ने उनके रुपए नहीं दिए। इसके चलते उसका पति तनाव में था। कविता ने बताया कि 25 अगस्त को उसका पति घर से बिना बताए निकला था। वो रात तक वापस घर नहीं आया। 26 अगस्त को उन्हें पता चला कि सुरेश ने रावलदी की बड़ी में पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। तुरंत मृतक की पत्नी मौके पर पहुंची और फंदे पर लटके शव की शिनाख्त अपने पति सुरेश के रूप में की है। सदर थाना पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया और वहां से शव को रोहतक पीजीआई भेजा गया। वहां बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने कविता के बयान पर 9 लोगों के खिलाफ धारा 306 और 34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 9 आरोपियों के पास कुल 18,96,000 रुपए बकाया थे। खेलो इंडिया यूथ गेम के सफल आयोजन के बाद शिवालिक की तलहटियों में बसा पंचकूला सांस्कृतिक व खेलों की पहचान बन चुका है और अब नशा मुक्त हरियाणा का प्रतीक भी बनेगा। इसी कड़ी में नशा मुक्ति का संकल्प लेते हुए और देशभक्ति के रंग दे बसंती थीम के साथ राहगीरी आयोजित की गई, जिसमें पंचकूला के लोगों ने हजारों की संख्या में भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम में महिलाओं, स्कूली बच्चों व प्रबुद्ध लोगों ने भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करते हुए नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित नो प्लास्टिक यूज का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ये संकल्प दिलवाया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल सहित कई अन्य गणमान्य उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा एक साथ कई फॉर्मूले पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक पर मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 में उतरने की तैयारी के क्रम में पार्टी ने युवाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया है। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने इस बार 150 नए प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में उतारने की योजना बनाई है। ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रत्याशियों को टिकट देने के लिए 2 से ज़्यादा बार जीत चुके पूर्व सांसदों को संगठन में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आज आप लोकसभा में देखिए तो ज़्यादातर सांसदों का लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास दिखाई देगा। कोई 3 बार से लगातार सांसद है, कोई 7वीं बार चुनाव जीतकर लोकसभा में आया है। धीरे धीरे लोकसभा और राज्यसभा में बुजुर्गों की भरमार होती जा रही है।
मेनका गांधी और संतोष गंगवार तो लगातार 8 बार से सांसद हैं। भारत युवाओं का देश है। सर्वाधिक युवा आबादी वाले देश में भाजपा ने अपनी पार्टी की विभिन्न भूमिकाओं में युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया है। भाजपा के 110 सांसदों की उम्र 60 से 70 साल के बीच है, तो 2 सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 से 90 वर्ष के बीच है। महम वार्ड नंबर 1 उजाला नगर निवासी श्रीमती धन्नो देवी वाइफ ऑफ चंद्रभान एक ऐसी बदनसीब औरत है जो कि पिछले 7 सालों से इस संसार को देखने से लाचार है। इस औरत को आज तक हरियाणा सरकार का दिव्यांगों को दिया जाने वाला कार्ड भी नहीं बना है। अपने बच्चों का हाथ पकड़कर कार्यालयों के धक्के खाने के बाद यह आखिरकार घर पर ही बैठ गई। जब हमारे संवाददाता से इस औरत की बात हुई तो उन्होंने बताया कि महम की नगरपालिका अध्यक्ष व नगरपालिका पार्षदों के सामने गिड़गिड़ा कर थक चुकी हूँ, लेकिन किसी के दिल में सच्चाई के लिए दया भाव ही नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मेरे घर वाले भी बार बार मेरा हाथ पकड़कर कार्यालयों में ले जाने से थक चुके हैं क्योंकि इस गूंगी बहरी सरकार व इनके पार्षदों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। नमस्कार जी, ये वार्ड नंबर 1 उजाला नगर है जी। तो इसमें ये माता जी हैं हमारी धन्नो जी, जो सासी समाज से आते हैं और पिछले 7 साल से मतलब आंखों से देख नहीं सकते। इसका आज तक दिव्यांग कार्ड नहीं बना। एक बार ये गए थे रोहतक, धक्के खा कर उल्टे आ गए, क्योंकि क्या है ना जी, ये जो लोग हैं इनको अब नहीं पता कि कैसे कार्ड बनने हैं, कहाँ जाना है। उस वजह से इन चीज़ों सुविधाओं से जो सरकार द्वारा जो सुविधा दी जाती है दिव्यांगों को लेके, उनसे ये वंचित है। तो इनकी फैमिली आईडी बनी हुई है, इनका इधर राशन कार्ड भी बना हुआ है बीपीएल वाला, और इनका आधार कार्ड भी है। अब हम इनकी रिक्वेस्ट जनरेट करवाएंगे, उनका जल्दी ही इनका दिव्यांग कार्ड भी बनना है। हाँ माता जी बताओ, कितने साल से आप अंधे हो? क्या नाम आपका? धन्नो। सामने? अच्छा, हाँ हाँ, नाम बताओ अपना क्या है? कितने साल से अंधे हो? 7। अच्छा, 7 साल से अंधे। मतलब सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं भाई, उनको ये महम शहर में जितने भी हैं इन जैसे लोगों की मदद करो। ये है असली मदद करना। घर जमीन कुछ नहीं है, ठीक है, किराए में बैठे। हाँ बिल्कुल, ये असली है, ये है मदद के अधिकार। जो दिव्यांग हैं इनकी मदद करो। जहाँ भी आसपास के अपना कोई रहता है तो इनकी जितनी मदद हो सके इनका दिव्यांग कार्ड बनवाओ, इनकी पेंशन बनवाओ। मेरी तो वीडियो के माध्यम से यही, जो जागरूक लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या विधायक का इलेक्शन लड़ चुके हैं, आसपास के मैम में जितने भी इस तरह के जो लोग रह रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। मेरे पास कई बच्चों के भी फोन आ रहे हैं कि भैया वे भी नहीं चल पाते, उनकी भी पेंशन आज तक नहीं बनी। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आसपास आपने देखो कोई ऐसा माता ना हो, ऐसा कोई बुजुर्ग ना हो, ऐसे कोई बच्चे और ना हो जो दिव्यांग हो और उनकी पेंशन ना बनी, और सुविधाएं जो दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से, आप उनकी मदद करके ये करो। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज़ चैनल।